गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती अर्चना तिवारी आप सभी का कक्षा 12वीं की भूगोल की क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 के अंतर्गत मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पढ़ने से पहले ये सभी के लिए इच्छा होती है कि भूगोल क्या है जानने की। भूगोल क्या है? भूगोल क्या है ये जानने से पहले हम जान लेते हैं भूगोल के पिता कौन है। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरास्टोस्थेनेस नाम के व्यक्ति थे, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने ज्योग्राफिका नामक बुक लिखी थी। भूगोल क्या है? यह एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी तथा उससे जुड़े पक्षों का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी और उससे जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं सभी का वर्णन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी तथा मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और मानव के अंतर्गत क्या संबंध है उसका भी अध्ययन किया जाता है। मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के इस पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव और प्राकृतिक वातावरण है, उनके बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध, दोनों के बीच में आपसी जो परिवर्तनशील संबंध है उसे ही क्या कहा जाता है? मानव भूगोल कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन सभी का यहाँ पर वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल 1-2 परिभाषाएं मैं बता रही हूँ। क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। क्या है? क्रियाशील मानव, जो मानव क्रियाशील है, एवं पृथ्वी जो गतिशील है, दोनों के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उसका अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये किसने कहा है? इसी सैंपल ने। दूसरा है मानव जाति एवं मानव समाज प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही विकसित होते हैं और मानव भूगोल इनके अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करता है। मानव जाति और मानव समाज, ये जो प्राकृतिक वातावरण है उसके अनुसार ही विकसित होते हैं। मतलब जहाँ पर जैसा वातावरण होगा वहाँ का समाज, वहाँ की मानव जाति भी उसी प्रकार से आगे बढ़ती है, विकसित होती है। इसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। ये किसने कहा है? विडाल डिला ब्लास ने। अब हम आगे पढ़ते हैं पृथ्वी के घटक। पृथ्वी के घटक अर्थात पृथ्वी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी के 2 घटक हैं, प्रकृति और जीवन। प्रकृति के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि भूमि, मृदाएँ, भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पति, प्राणी जगत। भू आकृति मतलब भूमि की बनावट, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, ये भू आकृतियाँ कहलाती हैं। ये सारी चीज़ें भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं और ये हमारी प्रकृति को बताती हैं। दूसरा है जीवन। जीवन मतलब मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि, अर्थात जिसमें जान होती है, जिसमें जीवन होता है, उससे वो जीवन के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक पर्यावरण का मानवीय जगत के साथ क्या संबंध है, ये भी जीवन के अंतर्गत बताया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, प्रकृति और दूसरा जीवन। भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव का अध्ययन का केंद्र समझकर उसका अध्ययन करना है। भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को मानव के अध्ययन का केंद्र समझना है और उसका अध्ययन करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार से? मानव भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर संबंधों का अध्ययन है। दोनों का क्या अंतर संबंध है, दोनों का क्या संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है। मानव ने भौतिक पर्यावरण के द्वारा तथा अपने क्रियाकलापों द्वारा गृह, गांव, नगर, सड़कें, रेल, उद्योग, पत्तन, खेत, दैनिक उपयोग की सभी चीज़ें आदि का निर्माण किया।
मानव ने भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया, जो भौतिक हमारे पर्यावरण जो हमारे पास उपलब्ध थे उनका उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं के लिए उन जितने भी संसाधन थे उन संसाधनों का उसने उपयोग किया और अपनी आवश्यकता अनुसार गृह घर बनाने में उसका उपयोग किया, गांव को बसाने में उपयोग किया, नगर बसाने में, सड़कें बनाने, रेल, उद्योग धंधे स्थापित करने, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे उपयोग की आती हैं वो सारी चीज़ों को बनाने में भौतिक पर्यावरण का मानव ने उपयोग किया। भौतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर मानव ने उसे अपने उपयोग हेतु बृहद रूप में परिवर्तित किया तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाया। अब हम आगे पढ़ेंगे मानव का प्रकृतिकरण, मतलब मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है ये बताया गया है कि मानव आदिम अवस्था में प्रकृति से डरता था। मानव आदिम अवस्था में प्रकृति से डरता था। दूसरा है प्रकृति की पूजा करता था। पूजा करता था मतलब डरता था और पूजा करता था। जैसे कि अधिक वर्षा हो गई तो उसको समझता था कि ईश्वर का प्रकोप मानता था कि बहुत भगवान हमसे नाराज़ हैं जिसके कारण से बहुत ज़्यादा वर्षा कर रहे हैं। बिजली कड़कने को भी वो ईश्वर का नाराज़ होना ही मानता था। फिर क्या है, मानव पर प्रकृति का प्रभाव बहुत अधिक था। दोनों संबंधित बहुत ज़्यादा, मानव प्रकृति पर बहुत ज़्यादा आश्रित था, है ना। फिर क्या है, मानव एवं प्रकृति के इसी संबंध को भूगोलवेत्ताओं ने क्या कहा, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा। धीरे धीरे मानव प्रकृति के नियम को समझने लगा और उसका विकास होने लगा। धीरे धीरे मानव क्या किया, प्राकृतिक चीज़ें जो हैं जिनको पहले बहुत ज़्यादा डरता था उसको अब समझने लगा और समझते हुए फिर अपना आगे विकास करने लगा। प्रकृति के नियमों को समझकर मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया, उद्योग धंधे स्थापित किए, उद्योगों का विकास किया और प्रकृति के नियम को समझकर उसने पूरा वायु के नियम को समझा। जिस प्रकार से वायु के नियम को समझकर कि वायु किधर चलती है, वायु के चलने से क्या होता है, कोई चीज़ें उड़ती हैं कि कहाँ ऊपर तक उड़ती हैं, ये सारी बातें उसने समझा और समझकर उसने क्या किया, वायुयान का निर्माण किया। फिर है प्रकृति का मानवीकरण। अब बहुत ज़्यादा मनुष्य प्रकृति के बारे में समझ गया था और प्रकृति का मानवीकरण होने लगा। मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी का विकास किया किसको समझकर, प्रकृति के नियम को समझकर। उसने अपना जीवन आसान बना लिया। किससे, प्रकृति के नियम को समझकर उसने अपना जीवन आसान बना लिया। फिर क्या किया, मुश्किल काम उसको आसान लगने लगा, बहुत आसानी से वो मुश्किल कामों को करने लगा। प्रकृति के नियम समझकर अब मानव भयभीत नहीं होता। पहले मनुष्य क्या था, मानव जो था प्रकृति को देखकर भयभीत होता था, अब वो भयभीत नहीं होता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसके लिए मनुष्य ने आविष्कार कर लिया, पंखे का आविष्कार किया, एसी का आविष्कार किया। इस प्रकार से सर्दी ज़्यादा लग रही है तो गर्म हीटर का आविष्कार किया। बर्फ़ में चलने के लिए अलग तरह की गाड़ियों का आविष्कार किया। अंधेरे से बचने के लिए तेज लाइट का आविष्कार कर लिया। इस प्रकार अब मनुष्य क्या किया, मानव ने प्रकृति से डरना बंद कर दिया। डर उसको भाग गया, भयभीत होना कम हो गया। और इसी को विद्वानों ने, जो भूगोलवेत्ताओं ने इस मनुष्य के इसी समझ को क्या किया, क्या कहा, संभववाद का नाम दिया। विद्वानों ने इसे संभववाद कहा। अब हम पढ़े हैं पिछले पेज में पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, दोनों के बीच में एक और वाद आया, वो कहलाता है नौ निश्चयवाद, जिसके प्रणेता थे ग्रिफिथ टेलर। नौ निश्चयवाद ने संतुलन बनाने की बात कही। निश्चयवाद और संभववाद के बीच संतुलन बनाने का कार्य या बात किसने की, नौ निश्चयवाद ने कही। मानव और प्रकृति से नहीं डरता, तीव्र गति से विकास के लिए पर्यावरण का उपयोग करता है। जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण उपलब्ध हैं उन सभी को मानव अपने विकास के लिए उपयोग करने लगा। अब वह प्रकृति से नहीं डरता। इससे पर्यावरण को
हानि हो रही थी, हानि होने लगी पर्यावरण को, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नीकृत भूमि आदि का विकास होने लगा। इसलिए नवनिश्चयवाद ने कहा कि रुको और जाओ, अर्थात विकास करो पर सीमा में रहकर। नवनिश्चयवाद की धारणा अवधारणा क्या थी? रुको और जाओ, कोई भी कार्य करने के पहले काम करो लेकिन सीमा में रहकर, विकास आगे करना है लेकिन एक सीमा में रहकर। ये किसकी अवधारणा थी? नवनिश्चयवाद की। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। मानव भूगोल के बहुत सारे क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं। ये अधिकांशतः ये परीक्षा में उतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए अपने को क्षेत्र उपक्षेत्र याद करना है। और तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, 2 कॉलम बना सकते हैं, एक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र का, और दोनों को, क्षेत्र को पहले लिख लेंगे फिर उनके उपक्षेत्र लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको जल्दी से सही तरीके से याद होगा। लेकिन आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के उपक्षेत्र के बारे में कभी कभी प्रश्न आता है, इसलिए इसको जरूर याद करना है। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं, पहला संसाधन भूगोल, दूसरा कृषि भूगोल, तीसरा है उद्योग भूगोल, चौथा है विपणन भूगोल, पांचवा पर्यटन भूगोल और छठवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। इस प्रकार से इसको याद करना जरूरी है और अपनी कॉपी में लिखना जरूरी है। कॉपी में लिखेंगे तभी याद होगा। तो यहीं पर हमारा ये अध्याय 1 समाप्त होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सभी को मैंने ले लिया है। सभी इससे ज़्यादा इस अध्याय से आपके परीक्षा में आने लायक नहीं है। तो ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।